गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हमारा लास्ट पार्ट लेसन नंबर 8 में से OCM लेसन नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से लास्ट पार्ट फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बराबर। तो आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में ये बात हमने डिस्कस करी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, कि आप कितना अपना स्ट्रक्चर जो है डेप्ट में से निकाल रहे हो और अपना ओन फंड निकाल रहे हो। बराबर ना। तो उसको हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब बिजनेस नीड टू चॉइस द कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। तो बिजनेस जो है वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है चूज करेगा कि उसको बिजनेस में कितना पैसा डालना है और कहाँ से डालना है। बराबर। तो उसके लिए जो है उसको थोड़े फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कैश फ्लो पोजीशन। बराबर। अब कैश फ्लो पोजीशन यानी आपकी देखो बिजनेस, आपकी एक बड़ी कंपनी है, आप बिजनेस कर रहे हो, पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप जितना पैसा डाल रहे हो सामने आपको उतना पैसा आ रहा है या नहीं। एक एक काम ऐसा होगा कि आप पैसा डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो और आपको कुछ मिल नहीं रहा है। बराबर। तो आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। तो जब हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम यही बात ध्यान में रखेंगे कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, यानी मेरे पास पैसा आ रहा है या नहीं। बराबर। इफ़ मैं यदि डेप्ट से लेती हूँ तो मुझे इतना इतना पता होना चाहिए कि मैंने डेप्ट से पैसा लिया तो भाई मुझे एक फिक्स अमाउंट यानी फिक्स टैक्स देना पड़ता है उस पर। बराबर। और मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी समय पर भरना पड़ेगा। तो ये मैं कब कर सकती हूँ कि जब मेरे पास पैसा आ रहा है तब। मैं बाहर से मार्केट से पैसा लेती जा रही हूँ और मैं उसे रिटर्न ना करूँगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरी कंपनी जो है वो डूब जाएगी। बराबर। तो ये चीज़ जो है वो कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए सही नहीं होती है। उसे सबसे पहले अपनी कैश फ्लो पोजीशन पता होनी चाहिए कि भाई मेरी कंपनी को इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है और यदि मैं फ्यूचर में डेप्ट से पैसा लेती हूँ तो मैं उसका अमाउंट फिक्स अमाउंट भी दे सकती हूँ और फिक्स टैक्स भी भर सकती हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर तो आता है कैश फ्लो पोजीशन। किसी भी कंपनी की मार्केट में कैश फ्लो पोजीशन सही होना उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही वो जो कंपनी है रिलायबल होती है और तो ही दूसरे लोग जो है उसमें पैसा डालते हैं। फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बराबर ना, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। बराबर। तो अब देखो जब मैं पैसा मार्केट से ले रही हूँ तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो मैं पैसा मार्केट से ले रही हूँ वो मैं टैक्स के साथ पे कर सकती हूँ या नहीं, और पे करने के बाद मेरे पास क्या मिल रहा है। बराबर। मेरी कंपनी को और मेरे वर्कर्स को और कितना पैसा मिल रहा है। तो ये भी चीज़ हमको एक फाइनल करनी पड़ती है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा कितना होना चाहिए। बराबर ना। बिकॉज देखो मैं डेप्ट से पैसा लेती हूँ तो मुझे पता है कि भाई मुझे इतना इंटरेस्ट तो पे करना है ना। तो मुझे इतना पता होना चाहिए, जैसे मैंने ₹1,00,000 प्रॉफिट करा तो उस पर 10,000 में इंटरेस्ट दे रही हूँ तो भाई मुझे 90,000 मिल रहा है ना। तो इसमें जो है मेरी कंपनी के लिए अच्छा फ़ायदा है। तो ये फैक्टर भी जो है वो एक मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ता है ना। कंपनी के CEO को ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई हम कोई भी निर्णय ले तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ऑलवेज अच्छा होना चाहिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। बराबर ना। तो देखो हमने यहाँ पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी यहाँ तो जो है इंटरेस्ट की बात हुई थी भाई कि मुझे इंटरेस्ट, मैं यदि डेप्ट लेती हूँ तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बराबर ना। और अब यहाँ बात आ रही है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी यहाँ मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ रहा है। बराबर। तो मेरा बिजनेस सही हुआ तो मैं इंटरेस्ट के साथ साथ जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी दे सकती हूँ। बराबर ना। तो ये चीज़ जो एक बिज़नेस को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कब उसको डेप्ट लेना चाहिए और कब ओन फंड लेना चाहिए। यानी देखो ये तीनों पॉइंट जो है वो सिमिलर ही चल रहे हैं। बराबर। कैश फ्लो पोजीशन आपकी सही हुई तो आप जो है मार्केट से डेप्ट ले सकते हो। बराबर। डेप्ट ली तो फिर आपको पता है कि भाई मुझे इस पर इंटरेस्ट भी भरना है और समय आने पर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी भरना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई देखो जब मैं इंटरेस्ट भर सकती हूँ, यानी
सपोज मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और मेरा इंटरेस्ट जा रहा है 10,000 रुपया, तो मुझे पता है कि मैंने 10 टाइम्स का इंटरेस्ट जो है वो अभी अर्न कर लिया है, बराबर ना। और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है भाई, कि मुझे पता है कि मैं 10,000 तो भर रही हूँ, साथ साथ में यदि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी भरना पड़ा तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि वो चीज़ मैं भर लूँगी। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो सिमिलर ही चल रहा है अभी हमारे, बराबर। फोर्थ फैक्टर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर ना। तो अब देखो मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है कि भाई मेरी कंपनी जो है वो अच्छा अमाउंट अर्न कर रही है, तो उस केस में क्या है कि मैं मेरा डेब्ट के इंटरेस्ट भी भर सकती हूँ और डिवेंचर भी भर सकती हूँ, बराबर ना। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी भाई, कि मेरी इक्विटी जो है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, इक्विटी जो है मैं वो मेरे पास रखूँगी, बराबर ना। तो कंपनी को ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उसके पास अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो इतना कैपेबल है कि वो कंपनी के लिए यानी उसने जो लिया है, डेप्ट लिया है, उसका वो डिवेंचर भी दे सकता है और वो टैक्स भी दे सकता है, बराबर ना। तो ये भी एक फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए देखा जाता है। फिर फिफ्थ आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, बराबर। तो अब देखो यहाँ कॉस्ट कम हुई तो कंपनी जो है वो डिवेंचर इशू करेगा, बराबर। तो उसका डिवेंचर रेशियो जो है वो हाई होगा, और कॉस्ट हाई हुई तो वो डिवेंचर यहाँ नहीं, यानी डिवेंचर लॉन्च नहीं करेगा, बराबर। तो यानी ये वही बात हुई भाई कि कंपनी को अपनी लिक्विड पोजीशन पता होनी चाहिए कि उसकी कितनी लिक्विड पोजीशन है, कि कब वो जो है डिवेंचर अपने रिलीज करे और कब रिलीज ना करे, बराबर ना। तो अब 6 पॉइंट आता है टैक्स रेट, बराबर। तो टैक्स रेट में क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, देखो। तो इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन is high in capital market, the trade is to issue equity share to produce fund, because payment of high investment on the borrowed capital because a burden on company. Debenture are also given a place in the capital structure if present rate of interest is low, बराबर ना। तो ये जो है यदि टैक्स ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो जो है डिबेंचर ज़्यादा कंपनी जो है वो रिलीज करेगी, और टैक्स रेट जो लो हुआ तो डिबेंचर भी इतने ज़्यादा रिलीज नहीं होंगे, बराबर ना। तो ये चीज़ जो ये इफेक्ट भी जो है वो ध्यान में रखा जाता है। फिर 7 पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बराबर। तो जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट था वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होगी भाई, कि यदि हमारी कंपनी जो है ग्रो कर रही है तो हमारे शेयर होल्डर्स ऐसा चाहेंगे कि हम समय समय पर हमारे डिविडेंड जो है हम हमारे बाहर निकाले, बराबर ना। यानी हमारे शेयर होल्डर भी प्रॉफिट चाहेंगे भाई, कि कंपनी का ग्रो हो रहा है तो हमको भी साथ में प्रॉफिट चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी क्या करेगी भाई, कि देखो एक तो वो ऑलरेडी टैक्स तो सब भर रही है और साथ साथ में वो डिविडेंड भी रिलीज करे, तो ये चीज़ जो है वो कंपनी के लिए रिस्क वाली बात हो जाती है ना, कि फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है कि भाई वो यहाँ पर भी पैसा डाल रही है, वो यहाँ पर भी पैसा डाल रही है। तो ये चीज़ भी जो है कंपनी को हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है ना। फिर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट यानी देखो किसी भी कंपनी को ये बात पता ही होती है कि वो अपना पैसा डेब्ट से ले या इक्विटी से ले, उसे समय समय पर इसकी भरपाई करनी पड़ती है, इस पर आने वाले टैक्सेस जो है उसको भरने पड़ते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट यानी देखो कभी उसने डेब्ट से लिया, बैंक से पैसा लिया, तो उसको पता है कि उसे जो है टैक्स भरना है, और ये अपने इक्विटी से उसने पैसा उठाया तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे डिविडेंड भी समय समय पर रिलीज करने पड़ेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट यानी यही कि कंपनी को ये बात रियलाइज होती है, ये बात पता होती है कि उसे समय समय पे आने वाले अदर एक्सपेंसेस भरने पड़ते हैं। आता है रिस्क कंसिडरेशन, बराबर। तो देखो अब कोई भी बिजनेस जो है उसको पता है कि भाई मेरे बिजनेस में ऑलरेडी इतना पैसा जा रहा है, बराबर। तो वो हमेशा उसको पता है कि मेरा पैसा ज़्यादा जा रहा है, इतना आ नहीं रहा है, तो वो बिजनेस जो है वो कभी भी बाहर से पैसा नहीं लेगा, बराबर ना। वो हमेशा यही सोचेगा कि भाई मेरा इतना खर्चा है तो मैं दूसरा रिस्क क्यों उठाऊं, बाहर से मैं पैसा लेकर दूसरा इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाऊं। तो ये जो है उसको यदि उसने बाहर से पैसा लिया तो उसको जो है समय समय पर उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, और
प्रिंसिपल अमाउंट भी भरना पड़ता है, बराबर। तो कंपनी जो होती है वो ओवरलोडेड हो जाएगी। देखो, एक तो ऑलरेडी उसकी कंपनी के रोज के खर्चे इतने ज़्यादा है, बराबर ना, और उस पर से वो बाहर से पैसा ले रहा है, तो कंपनी के ऑलरेडी अपने खर्चे ज़्यादा है और वो बाहर से पैसा ले रहा है, तो क्या होगा भाई उस सिचुएशन में कि कंपनी जो है वो ओवरलोडेड यानी उस पर कर्ज जो है वो बढ़ जाएगा। देखो, एक तो वो ऑलरेडी अपने डेली एक्सपेंसेस में इतना पैसा डाल रहा है, फिर वो बाहर से पैसा लेकर इंटरेस्ट भी इतना भर रहा है, तो भाई उसके हाथ में क्या आएगा। तो ये भी एक फैक्टर उसको ध्यान में रखना पड़ता है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में, कि वो कितनी रिस्क उठा सकता है और कितनी नहीं उठा सकता है। फिर आता है 10th पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी देखो, जब एक बिजनेसमैन अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस के लिए फ्लेक्सिबल रहे। यानी उसको ऐसा होना चाहिए कि जैसे 10 लाख रुपया मैं लगा रहा हूँ, तो भाई मैंने इतना जो है मेरे ओन फंड से लिया और इतना मैंने बोरोड फंड से लिया, और अभी कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो मुझे यहाँ से पैसा मिल जाएगा। यानी वो अपने बिजनेस के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसको अपनी सारी जो है पूंजी जो है वो निवेश नहीं कर देनी चाहिए, बराबर। उसको इतना फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि समय आने पर जो है उसके पास से पैसा निकल जाए। फिर आता है 11 पॉइंट, कंट्रोल, बराबर। तो देखो, कंट्रोल में तो देखो मैं आपको बता दूं, यदि आप बोरोड फंड लोगे तो बैंक वाले जो है वो आपके बीच में कुछ बोल नहीं सकते, पर आपने अपने ओन फंड से पैसा लिया तो जो है आपको अपने ये शेयर होल्डर्स जो है उनको जवाब देना पड़ता है। तो देखो, यदि मैंने डेब्ट से पैसा लिया तो मेरा कंट्रोल मेरे बिजनेस पर पूरी तरह से रहेगा, पर मैंने इक्विटी फंड से मेरा पैसा लिया तो भाई क्या है कि मेरे जो शेयर होल्डर है वो बीच बीच में वो उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, वो अपने फैसले दे सकते हैं। तो ये मुझ पर डिपेंड है कि मुझे मेरे बिजनेस पर कंट्रोल रखना है या मुझे मेरे इक्विटी फंड में से पैसा यूज़ करना है, बराबर। फिर आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी जहाँ से भी मैं पैसा ले रही हूँ भाई, तो मुझे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। यदि मैंने जो डेब्ट से पैसा लिया तो मुझे उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए वो फॉलो करने पड़ेंगे, और मैं इक्विटी से लेती हूँ तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। यानी मुझे समय समय पर डिविडेंड भी लॉन्च करने पड़ेंगे, और यदि मैंने डेब्ट से लिया तो डिवेंचर को मुझे पैसा भी वापस लौटाना पड़ता है, बराबर ना। तो ये जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी एक मेन इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। फिर आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन, बराबर। तो देखो, उसमें बुलिश और बेरिश दो आता है। बुलिश यानी जब आपके शेयर की वैल्यू अच्छी चलती है तो आप जो अपना पैसा हो वो इक्विटी से रिलीज करोगे, और बेरिश यानी आपकी कंडीशन मार्केट में सही नहीं चल रही है तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो अपना पैसा डालना नहीं चाहेगा। तो उस सिचुएशन में जो है आपको अपने डिवेंचर ज़्यादा निकालोगे, बराबर ना, और इक्विटी शेयर इतने नहीं निकालोगे। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन जो है वो भी एक इफेक्ट रखता है कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में, कि भाई आपकी सिचुएशन अच्छी है तो आप जो है ज़्यादा पैसा अपने इक्विटी शेयर में से लगाओगे, और कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप जो है डिबेंचर में से लगाओगे, बराबर ना। फिर लास्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, बराबर। तो देखो, हमारे जैसा बिजनेस जो है वो दूसरी कंपनीज भी करती होती है, तो आप देखो भाई कि वो किस हिसाब से चल रहे, वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना रहे। हमको ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना है, बराबर। हमको हमारे ही नियम बनाने हैं, पर देखो भाई कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो बुलिश कंडीशन में है या बेरिश कंडीशन में है, या वो कितने डिविडेंड अपने लॉन्च कर रहे हैं या कितने डिवेंचर बना रहे, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि उनकी राइवल कंपनी जो है वो अपनी रणनीति किस तरह से बना रही है, बराबर ना। उनको फॉलो नहीं करना है, पर हमको एटलीस्ट इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई सामने वाला जो है वो इस तरह से काम कर रहा है, तो हमको जो है हमारी कंपनी आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो ये जो थोड़े पॉइंट्स थे, बराबर, आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये थोड़े पॉइंट्स थे जो आपके लिए यूज़फुल होते, बराबर ना। टोटल 14 पॉइंट बताए मैंने, और 14 पॉइंट पर जो है आप बहुत ज़्यादा अपनी तरह से लिख सकते हो, बराबर। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हम शुरुआत से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं और यही चीज़ को जो है हमने ज़्यादा
डीपली बताया है इसमें, बराबर ना। तो ये जो है हमारा लेसन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।